मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। आज मुल्क के कई हिस्सों में सूरज की पूजा का अजीम त्यौहार छठ मनाया जा रहा है। छठ त्यौहार का हिस्सा बनने के लिए लाखों अकीदतमंद अपने गांव, अपने घर, अपने खानदान के दरमियान पहुंचे हैं। मेरी दुआ है कि छठ मैया सबको खुशहाली और फलाह बहबूद का आशीर्वाद दे। साथियों, सूर्य पूजा की रिवायत इस बात का सबूत है कि हमारी सकाफत, हमारे अकीदे का फितरत से कितना गहरा ताल्लुक है। इस पूजा के जरिए हमारी जिंदगी में सूरज की रोशनी की अहमियत को वाज़ेह किया गया है। इसके साथ ही यह पैगाम भी दिया गया है कि उतार चढ़ाव जिंदगी का लाजमी हिस्सा है, इसलिए हमें हर हाल में एक ही तरह का जज्बा रखना चाहिए। छठ मैया की पूजा में मुख्तलिफ अक़साम के फलों और ठेकुआ का नजराना दिया जाता है। इसका व्रत भी किसी मुश्किल साधना से कम नहीं होता। छठ पूजा की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें पूजा के लिए जिन अशिया का इस्तेमाल होता है उसे समाज के मुख्तलिफ लोग मिलकर तैयार करते हैं। इसमें बांस से बनी टोकरी या सुपली का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी के दियों की अपनी अहमियत है। इसके जरिए चने उगाने वाले किसानों और बताशे तैयार करने वाले छोटे कारोबारियों की माशरे में अहमियत कायम की गई है। उनके ताबून के बगैर छठ पूजा मुकम्मल नहीं हो सकती। छठ का त्यौहार हमारी जिंदगी में सफाई की अहमियत पर भी जोर देता है। इस त्यौहार की आमद पर सड़कों, नदियों, घाटों, पानी के मुख्तलिफ जराए सबको कम्युनिटी की सतह पर साफ किया जाता है। छठ का त्यौहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी एक मिसाल है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग मुल्क के किसी भी गोशे में हैं, वहां धूमधाम से छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला और गुजरात के कई हिस्सों में छठ बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा है। मुझे याद है कि गुजरात में पहले इतनी छठ पूजा नहीं होती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ आज तकरीबन पूरे गुजरात में छठ पूजा के रंग नजर आने लगे हैं। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आजकल हम देखते हैं कि बैरून मुल्क से भी छठ पूजा की कितनी खूबसूरत तस्वीरें आती हैं। यानी भारत का शानदार विरसा, हमारा अकीदा दुनिया के हर गोशे में अपनी शनाख्त बढ़ा रहा है। इस अजीम त्यौहार में शिरकत करने वाले हर अकीदतमंद को मेरी नेक ख्वाहिशात। मेरे प्यारे हमवतनों, अभी हमने मुकद्दस छठ पूजा की बात की, भगवान सूर्य की पूजा की बात की, तो क्यों ना सूरज की पूजा के साथ साथ आज हम उनके अतिये पर भी बात करें। सूर्य देव का अतिया है शमसी तवानाई। सोलर एनर्जी आज एक ऐसा मौजू है जिसमें पूरी दुनिया अपना मुस्तकबिल देख रही है, और भारत के लिए तो सूरज का देवता सदियों से पूजा ही नहीं, तर्ज जिंदगी के मरकज में भी रह रहे हैं। भारत आज अपने रिवायती तजर्बात को जदीद साइंस के साथ जोड़ रहा है। तभी आज हम शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े ममालिक में शामिल हो गए हैं। शमसी तवानाई से कैसे हमारे मुल्क के गरीब और मुतवस्सित तबके की जिंदगी में तब्दीली आ रही है, वो भी मुताले का मौजू है। तमिलनाडु में कांचीपुरम में किसान हैं थिरु के ए झेलन। उन्होंने पीएम कुसुम योजना का फायदा उठाया और अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। खेत में आबपाशी के लिए अब वो हुकूमत की बिजली की फराहमी पर मुनहसिर भी नहीं है। इसी तरह राजस्थान के भरतपुर में पीएम कुसुम योजना के एक और मुस्तफीद किसान हैं कमल जी मीना। कमल जी ने खेत में सोलर पंप लगाया, जिसकी वजह से उनकी लागत कम हो गई। लागत कम हुई तो आमदनी भी बढ़ गई। कमल जी सोलर बिजली से दीगर कई छोटी छोटी सन्नतों को भी जोड़ रहे हैं। उनके इलाके में लकड़ी का काम है, गाय के गोबर से बनने वाली अशियां हैं, उनमें भी सोलर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। वो 10-12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यानी कुसुम योजना से कमल जी ने जो शुरुआत की, उसकी महक कितने ही लोगों तक पहुंचने लगी है। दोस्तों, क्या आप कभी तसव्वुर कर सकते हैं कि आप महीने भर बिजली का इस्तेमाल करें और आपका बिजली का बिल आने के बजाय आपको बिजली के पैसे मिले। शमसी तवानाई ने यह भी कर दिखाया है। आपने कुछ दिन पहले मुल्क के पहले सूर्यग्राम गुजरात के मोढेरा के बारे में खूब सुना होगा। मोढेरा सूर्यग्राम के ज्यादातर घर शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने लगे हैं। अब वहां के कई घरों में महीने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा है, बल्कि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है। यह होता देखकर
अब मुल्क के बहुत सारे गांव के लोग मुझे खत लिखकर कह रहे हैं कि उनके गांव को भी सूर्य ग्राम में तब्दील किया जाए। यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्य ग्रामों की तश्कील एक बड़ी अवामी तहरीक बन जाएगी और इसका आगाज मोढेरा गांव के लोग कर ही चुके हैं। आइए हम मन की बात के सामाईन को भी मोढेरा के लोगों से मुतारिफ कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं जनाब विपिन भाई पटेल। विपिन भाई नमस्ते। देखें, अब तो मोढेरा पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल के तौर पर मौजूए बहस बन चुका है, लेकिन जब आपको अपने रिश्तेदार जानने वाले सब बातें पूछते होंगे तो आप उनको क्या क्या बताते हैं, क्या फायदा हुआ? विपिन जी, सर लोग हमसे पूछते हैं तो हम कहते हैं कि जो बिल आता था लाइट बिल वो अब 0 आ रहा है और कभी 70 रुपए आता है, लेकिन हमारे पूरे गांव की जो माशी हालत है वो बेहतर हो रही है। यानी एक तरह से पहले जो बिजली बिल की फिक्र थी वो खत्म हो गई है। विपिन जी, जी सर वो बात दुरुस्त है सर, अभी तो कोई टेंशन नहीं है। पूरे गांव में सब लोगों को लग रहा है कि सर ने जो किया तो वो बहुत अच्छा किया, वो खुश हैं सर, खुश हो रहे हैं सब। अब आप अपने घर में खुद ही बिजली के कारखाने के मालिक बन गए, खुद के अपने घर की छत पर बिजली बन रही है। विपिन जी, जी सर दुरुस्त है सर। तो क्या ये तब्दीली जो आई है इसका गांव के लोगों पर क्या असर है? विपिन जी, सर पूरे गांव के लोग खेती कर रहे हैं तो हमें जो बिजली की परेशानी थी उससे निजात मिल गई है। बिजली का बिल तो भरना नहीं है, मुतमईन हो गए हैं सर। यानी बिजली का बिल भी गया और सहूलत भी बढ़ गई। विपिन जी, झंझट ही खत्म हो गया सर। और सर जब आप यहाँ आए थे और वो 3D शो का इफ्तिताह किया था तो उसके बाद तो मोढेरा गांव में 4 चांद लग गए हैं सर। और वो जो सेक्रेटरी साहब आए थे सर, वो जी तो गांव में मशहूर हो गया सर। जी हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, उनकी अपनी ख्वाहिश थी, उन्होंने खूब गुजारिश की कि भाई इतना बड़ा काम किया है तो मैं वहां जाके देखना चाहता हूं। चलिए विपिन भाई, आपको और आपके गांव के तमाम लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद और दुनिया आपसे तहरीक ले और ये सोलर एनर्जी की मुहिम घर घर चले। ठीक है सर, हम सब लोगों को बताएंगे कि भाई सोलर लगवाओ, आपके पैसे से भी लगवाओ तो बहुत फायदा है। हाँ, लोगों को समझाएं। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया भाई। विपिन जी, थैंक यू सर, आपसे बात करके मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। विपिन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब मोढेरा गांव में वर्षा बहन से भी बात करेंगे। वर्षा बहन, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते वर्षा बहन, कैसी हैं आप? वर्षा बहन, हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूं। वर्षा बहन, हमें आपसे बात करके खुशी हुई सर। अच्छा वर्षा बहन, हाँ, आप मोढेरा में एक तो फौजी खानदान से हैं। वर्षा बहन, मैं फौजी खानदान से हूं, आर्मी एक्समैन की बीवी बोल रही हूं सर। तो आप पहले हिंदुस्तान में कहां कहां जाने का मौका मिला आपको? वर्षा बहन, मुझे राजस्थान में मौका मिला, गांधीनगर में मिला, कचरा कांझोर जम्मू है वहां पर मिला मौका साथ रहने का। बहुत सहूलतें वहां मिल रही थी सर। हाँ, फौज में होने की वजह से आप हिंदी भी अच्छी बोल रही हैं। वर्षा बहन, हाँ, मैंने सीखा है सर। मुझे बताएं कि मोढेरा में जो इतनी बड़ी तब्दीली आई है, ये सोलर रूफटॉप प्लांट आपने लगवा दिया, जो शुरू में लोग कह रहे होंगे तब तो आपके जहन में आया होगा इसका मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या होगा, ऐसे थोड़ी बिजली आती है। ये सब बातें आपके जहन में आई होंगी। अब क्या तजर्बा रहा है, इसका फायदा क्या हुआ है? वर्षा बहन, बहुत सर, फायदा ही फायदा हुआ है सर। आपकी वजह से हमारे गांव में तो रोज दिवाली मनाई जाती है, हमें 24 घंटे बिजली मिल रही है, बिल तो आता ही नहीं है बिल्कुल। हमारे घर में हमने तमाम चीजें इलेक्ट्रिक ला रखी हैं सर, सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी वजह से सर बिल आता ही नहीं है, तो हम फ्री माइंड से सब इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ये बात दुरुस्त है, आपने बिजली का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए भी इरादा कर लिया है। वर्षा बहन, बना लिया सर, बना लिया, हमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्री माइंड से ये जो वॉशिंग मशीन है, एसी है, सब चला सकते हैं सर। और गांव के बाकी लोग भी इसकी वजह से खुश हैं? वर्षा बहन, बहुत बहुत खुश हैं सर। अच्छा, ये आपके शौहर तो वहां सूर्य मंदिर में काम करते हैं, तो वहां जो लाइट शो हुआ, इतना बड़ा इवेंट हुआ और अब दुनिया भर से मेहमान आ रहे हैं। वर्षा बहन, दुनिया भर से गैर मुल्की आ सकते हैं, लेकिन आपने हमारे गांव को दुनिया में मशहूर कर दिया है, तो आपके शौहर का अब काम बढ़ गया होगा। इतने मेहमान वहां मंदिर में देखने के लिए आ रहे हैं। वर्षा बहन, कोई बात नहीं, काम जितना भी बढ़े
सर कोई बात नहीं, इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे शौहर को, बस आप हमारे गांव की तरक्की करते जाएं। अब गांव की तरक्की तो हम सबको मिलकर करनी है। वर्षा बहन, हाँ सर, हम आपके साथ हैं। और मैं तो मोढेरा के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि गांव ने इस मंसूबे को कबूल किया और उन्हें यकीन हो गया कि हाँ, हम अपने घर में बिजली बना सकते हैं। वर्षा बहन, 24 घंटे सर हमारे घर में बिजली आती है और हम बहुत खुश हैं। चलिए, आपके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। जो पैसे बचे हैं उसका बच्चों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। इन पैसों का इस्तेमाल अच्छा हो ताकि आपकी जिंदगी को फायदा हो। आपके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं और तमाम मोढेरा वालों को मेरा नमस्कार। साथियों, वर्षा बहन और विपिन भाई ने जो बताया है वो पूरे मुल्क के लिए, गांव शहरों के लिए एक तहरीक है। मोढेरा का ये तजर्बा पूरे मुल्क में दोहराया जा सकता है। सूरज की ताकत अब पैसे भी बचाएगी और आमदनी भी बढ़ाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक साथी हैं मंजूर अहमद लहरवाल। कश्मीर में सर्दी की वजह से बिजली का खर्च काफी होता है। इसी वजह से मंजूर जी का बिजली का बिल भी 4,000 रुपए से ज्यादा आता था। लेकिन जब से मंजूर जी ने अपने घर पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाया है, उनका खर्च आधे से भी कम हो गया है। इसी तरह ओडिशा की एक बेटी कुन्नी देवरी अपने साथ साथ दीगर खवातीन के लिए शमसी तवानाई को रोजगार का जरिया बना रही हैं। कुन्नी ओडिशा के केंदुझर जिले के करदापाल गांव में रहती हैं। वो आदिवासी खवातीन को शमसी तवानाई से चलने वाली रेलिंग मशीन पर रेशम काटने की तरबियत देती हैं। सोलर मशीन की वजह से इन आदिवासी खवातीन पर बिजली के बिल का बोझ नहीं पड़ता और उनकी आमदनी हो रही है। यही तो सूरज देवता और शमसी तवानाई की नेमत है। वरदान और प्रसाद तो जितना वसी हो उतना ही अच्छा होता है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, आप भी इसमें जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। मेरे प्यारे हमवतनों, अभी मैं आपसे सूरज की बातें कर रहा था। अब मेरा ध्यान खला की तरफ जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा मुल्क सोलर सेक्टर के साथ साथ ही स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की हुसूल याबियां देखकर हैरान है। इसलिए मैंने सोचा मन की बात के सामाईन को यह बताकर मैं उनकी भी खुशी बढ़ाऊं। साथियों, अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स खला में नस्ब किए हैं। दिवाली से सिर्फ एक दिन पहले हासिल की गई ये कामयाबी एक तरह से हमारे नौजवानों की तरफ से मुल्क को एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट है। इस लॉन्चिंग से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूरे मुल्क में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजीद मजबूती मिलेगी। इसकी मदद से बेहद दूर दराज के इलाके भी मुल्क के दीगर हिस्सों से आसानी से जुड़ जाएंगे। मुल्क जब आत्मनिर्भर होता है तो कैसे कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंचता जाता है, ये उसकी भी एक मिसाल है। आपसे बात करते हुए मुझे पुराना वक्त भी याद आ रहा है जब भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया था। लेकिन भारत के साइंसदानों ने न सिर्फ देसी टेक्नोलॉजी तैयार की, बल्कि आज उसकी मदद से दर्जनों सैटेलाइट्स बैक वक्त खला में भेजे जा रहे हैं। इस लॉन्चिंग के साथ भारत ग्लोबल कमर्शियल मार्केट में एक मजबूत प्लेयर बनकर उभरा है। इससे खला के शोबे में भारत के लिए मौके के नए दरवाजे भी खुले हैं। साथियों, तरक्की याफ्ता भारत का अज़्म लेकर चल रहा हमारा मुल्क सबका प्रयास से ही अपने अहदाफ को हासिल कर सकता है। भारत में पहले स्पेस सेक्टर हुकूमती निज़ाम के दायरे कार में महदूद था। जब यह स्पेस सेक्टर भारत के नौजवानों के लिए, भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, तब इसमें इनकलाबी तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। भारतीय इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स इस शोबे में नए नए इनोवेशंस और नई नई टेक्नोलॉजीज लाने में मसरूफ हैं। खासतौर पर इन स्पेस के ताबुन से इस शोबे में बड़ी तब्दीली होने जा रही है। इन स्पेस के जरिए गैर सरकारी कंपनियों को भी अपनी पेलोड्स और सैटेलाइट्स लॉन्च करने की सहूलत मिल रही है। मैं ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से अपील करूंगा कि वो स्पेस सेक्टर में भारत में पैदा होने वाले इन बड़े मौके का भरपूर फायदा उठाएं। मेरे प्यारे हमवतनों, जब स्टूडेंट्स की बात आए, नौजवानों की ताकत की बात आए, कायदाना ताकत की बात आए, तो हमारे जहन में घिसी पिटी फरसूदा बहुत सारे तस्वुरात पेवस्त हो चुके हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स पावर की बात होती है तो तलबा यूनियन की इंतखाबात से जोड़कर इसका दायरा महदूद कर दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट पावर का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत वसी है।
स्टूडेंट पावर भारत को ताकतवर बनाने की बुनियाद है। आखिर आज जो नौजवान हैं वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे, जब भारत 100 साल जश्न मनाएगा। नौजवानों की ये ताकत, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनका हुनर भारत को उस बुलंदी पर ले जाएगा जिसका अज़्म आज मुल्क कर रहा है। हमारे आज के नौजवान जिस तरह मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग में मसरूफ हो गए हैं, वो देखकर मैं बहुत भरोसे से भरा हुआ हूं। जिस तरह हमारे नौजवान हैकाथॉन्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रात रात भर जागकर घंटों काम करते हैं, वो बहुत ही तहरीक देने वाला है। गुज़िश्ता बरसों में मुनक्किदा एक हैकाथॉन में मुल्क के लाखों नौजवानों ने मिलकर बहुत सारे चैलेंजेस को हल किया है, मुल्क को नए हल फराहम किए हैं। साथियों, आपको याद होगा मैंने लाल किले से जय अनुसंधान की कॉल दी थी। मैंने इस दहाई को भारत का टिकट बनाने की बात भी कही थी। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। इसकी कमान हमारे IITs के स्टूडेंट्स ने भी संभाल ली है। इसी महीने 14-15 अक्टूबर को तमाम 23 IITs अपने इनोवेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट को पेश करने के लिए पहली बार एक प्लेटफॉर्म पर आए। इस मेले में मुल्क भर से मुंतखब होकर आए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स ने 75 से ज्यादा बेहतरीन प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, 5G कम्युनिकेशन, ऐसी ढेर सारी थीम्स पर ये प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए थे। वैसे तो ये सारे ही प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक थे, लेकिन मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूं। जैसे IIT भुवनेश्वर की एक टीम ने नौज़ायदा बच्चों के लिए एक पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया है। यह बैटरी से चलता है और इसका इस्तेमाल दूर दराज इलाकों में आसानी से किया जा सकता है। ये उन बच्चों की जिंदगी बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है जिनकी पैदाइश मुकर्ररा वक्त से पहले हो जाती है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, 5G हो, हमारे बहुत से तलबा इनसे मुताल्लिक नई टेक्नोलॉजी तैयार करने में मसरूफ हैं। कई IITs मिलकर एक कसीर लिसानी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं जो मकामी ज़बानें सीखने के तरीके को आसान बनाता है। ये प्रोजेक्ट नई कौमी तालीमी पॉलिसी को उन अहदाफ के हुसूल में भी बहुत मदद करेगा। आपको ये जानकर भी अच्छा महसूस होगा कि IIT मद्रास और IIT कानपुर ने भारत की देसी 5G टेस्ट बेड को तैयार करने में अहम किरदार अदा किया है। यकीनी तौर पर एक बेहतरीन आगाज है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस तरह की बहुत सी कोशिशें देखने को मिलेंगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि IIT से तहरीक पाकर दीगर इदारे भी तहकीक और तरक्की से मुतालिक अपनी सरगर्मियों को तेज करेंगे। मेरे प्यारे हमवतनों, माहौल के तई हसासियत हमारे मुआशरे के हर जर्रे में पेवस्त है और हम उसे अपने इर्द गिर्द महसूस कर सकते हैं। मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिंदगियां सर्फ कर देते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में रहने वाले सुरेश कुमार जी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो फितरत और माहौल की हिफाजत का बहुत ज्यादा जज्बा रखते हैं। 20 साल पहले उन्होंने शहर के सहकार नगर के एक जंगल को फिर से हरा भरा करने का बीड़ा उठाया था। यह काम मुश्किल से भरा हुआ था, लेकिन 20 साल पहले लगाए गए वो पौधे आज 40-40 फुट ऊंचे बड़े दरख्त बन चुके हैं। अब उनकी खूबसूरती हर किसी का दिल मोह लेती है। इससे वहां रहने वाले लोगों को भी बड़े फख्र का एहसास होता है। सुरेश कुमार जी और एक मुनफरिद काम करते हैं। उन्होंने कन्नड़ जबान और सकाफत को फरोग देने के लिए सहकार नगर में एक बस शेल्टर भी बनाया है। वो सैकड़े लोगों को कन्नड़ में लिखी हुई ब्रॉस प्लेट्स भी तोहफे में दे चुके हैं। माहौलियात और सकाफत दोनों एक साथ बढ़ें और फलें फूलें। सोचें ये कितनी बड़ी बात है। साथियों, आज माहौल दोस्त जिंदगी और माहौल दोस्त मसनूआत के बारे में लोगों में पहले से ज्यादा बेदारी देखने में आ रही है। मुझे तमिलनाडु की एक ऐसी ही दिलचस्प कोशिश के बारे में भी जानने का मौका मिला। ये शानदार कोशिश कोयम्बटूर के अनाईकट्टी में आदिवासी खवातीन की एक टीम की है। इन खवातीन ने बरामद के लिए 10,000 माहौल दोस्त टेराकोटा टी कप्स बनाए हैं। कमाल तो यह है कि टेराकोटा टी कप्स बनाने की सारी जिम्मेदारी इन खवातीन ने खुद उठाई। किले मिक्सिंग से लेकर फाइनल पैकेजिंग तक तमाम काम खुद किए। इसके लिए उन्होंने तरबियत भी ली थी। इस शानदार कोशिश की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। साथियों, त्रिपुरा के कुछ गांव ने भी बहुत अच्छा सबक दिया है। आप लोगों ने बायो विलेज के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन त्रिपुरा के कुछ गांव
बायो विलेज 2 की सीढ़ी पर चढ़ गए हैं। बायो विलेज 2 में इस बात पर जोर दिया जाता है कि कुदरती आफात से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए। इसमें मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए लोगों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने पर पूरी तवज्जो दी जाती है। सोलर एनर्जी, बायोगैस, बी कीपिंग और बायो फर्टिलाइजर्स, इन सब पर मुकम्मल तवज्जो दी जाती है। मजमूई तौर पर अगर देखें तो मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मुहिम को बायो विलेज 2 काफ़ी तक़वियत बख्शने वाला है। मैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तईन बढ़ते जोश को देखकर बहुत खुश हूँ। कुछ दिन पहले ही भारत में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ मिशन लाइफ भी शुरू किया गया है। मिशन लाइफ का सादा सा उसूल है, ऐसी तर्ज जिंदगी, ऐसा लाइफ स्टाइल का फ़रोग जिससे माहौल को नुकसान न पहुंचे। मेरी अपील है कि आप भी मिशन लाइफ को जानें, उसे अपनाने की कोशिश करें। साथियों, कल 31 अक्टूबर को कौमी इत्तेहाद का दिन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश का मुबारक मौका। इस दिन मुल्क के हर गोशे में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया जाता है। ये दौड़ मुल्क में इत्तेहाद के धागे को मजबूत करती है, हमारे नौजवानों को तहरीक देती है। अब से कुछ दिन पहले ऐसा ही जज्बा हमारे कौमी खेलों के दौरान देखने में आया है। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, इस थीम के साथ कौमी खेलों ने जहां इत्तेहाद का मजबूत पैगाम दिया, वहीं भारत के खेलों के कल्चर को फरोग देने का भी काम किया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत में कौमी खेलों का अब तक का सबसे बड़ा इनेकाद था। इसमें 36 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें 7 नए और 2 देसी मुकाबले, योगासन और मलखंब भी शामिल थे। गोल्ड मेडल जीतने में सबसे आगे जो 3 टीमें रही हैं, वह हैं सर्विसेज की टीम, महाराष्ट्र और हरियाणा की टीम। इन खेलों में 6 कौमी रिकॉर्ड और तकरीबन 60 नेशनल गेम्स रिकॉर्ड भी बने। मैं मेडल जीतने वाले, नए रिकॉर्ड बनाने वाले, इस खेल मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं इन खिलाड़ियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करता हूं। साथियों, मैं उन तमाम लोगों की भी तहे दिल से तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने गुजरात में मुनक्किदा कौमी खेलों के कामयाब इनकाद में ताउन किया। आपने देखा है कि गुजरात में तो कौमी खेल नवरात्रि के दौरान मुनक्किद हुए। इन खेलों के इनकाद से पहले एक बार तो मेरे जहन में भी ये बात आई कि इस वक्त तो पूरा गुजरात इन त्योहारों में मसरूफ होता है, तो लोग इन खेलों से कैसे लुत्फ अंदोज हो पाएंगे। इतना बड़ा इंतजाम और दूसरी तरफ नवरात्रि के गरबा वगैरह का इंतजाम, ये सारे काम गुजरात एक साथ कैसे करेगा। लेकिन गुजरात के लोगों ने अपनी मेहमान नवाजी से तमाम मेहमानों को खुश कर दिया। अहमदाबाद में नेशनल गेम्स के दौरान जिस तरह आर्ट, खेल और सकाफत का संगम हुआ, वो खुशी से भर देने वाला था। खिलाड़ी भी दिन के वक्त जहां खेल में हिस्सा लेते थे, वहीं शाम को वो गरबा और डांडिया के रंग में डूब जाते थे। उन्होंने गुजराती खाना और नवरात्रि की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर की। ये देखना हम सब के लिए बहुत ही लुत्फानंदोज था। आखिरकार इस तरह के खेलों से भारत की मुतनव्वो सकाफतों के बारे में भी मालूम होता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को भी उतना ही मजबूत करते हैं। मेरे प्यारे हमवतनों, नवंबर के महीने में 15 तारीख को हमारा मुल्क जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। आपको याद होगा, मुल्क ने गुज़िश्ता बरस भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश पर आदिवासी विरासत और गौरव को मनाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लाखों लोगों को मुत्तहिद कर दिया था। उन्होंने भारत की आज़ादी और आदिवासी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। ऐसा कितना कुछ है जो हम धरती आबा बिरसा मुंडा से सीख सकते हैं। साथियों, जब धरती आबा बिरसा मुंडा की बात आती है, उनकी मुख्तसर सी जिंदगी का जायजा लेते हैं, आज भी हम इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और धरती आबा ने तो कहा था, ये धरती हमारी है, हम इसके रक्षक हैं। उनके इस जुमले में मादर वतन के लिए फर्ज का जज्बा भी है और माहौल के लिए हमारे फराइज का एहसास भी। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि हमें हमारी आदिवासी सकाफत को नहीं भूलना है, उससे जरा सा भी दूर नहीं जाना है। आज भी हम मुल्क के आदिवासी समाज से फितरत और माहौलियत के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, गुज़िश्ता बरस भगवान बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश के मौके पर मुझे रांची में भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम का इफ्तिताह करने का शरफ हासिल हुआ था। मैं नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि उन्हें जब भी वक्त मिले वो उसे देखने ज़रूर जाएं।
मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 1 नवंबर यानी परसों मैं गुजरात राजस्थान की सरहद पर मौजूदा मानगढ़ में रहूंगा। भारत की जद्दोजहद आज़ादी और हमारी मालामाल आदिवासी विरासत में मानगढ़ का एक खास मुकाम रहा है। यहाँ पर नवंबर 1913 में एक खौफनाक कत्लेआम हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने मकामी आदिवासियों को बेदर्दी से कत्ल किया था। कहा जाता है कि इस कत्लेआम में 1000 से ज्यादा आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस कबायली तहरीक की क़यादत गोविंद गुरु जी ने की थी, जिनकी जिंदगी हर किसी के लिए एक तहरीक है। आज मैं उन तमाम आदिवासी शहीदों और गोविंद गुरु जी की बेमिसाल हिम्मत और बहादुरी को सलाम करता हूं। हम इस अमृतकाल में भगवान बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी के नज़रियात की जितनी वफादारी से पैरवी करेंगे, हमारा मुल्क उतनी ही बुलंदियों को छुएगा। मेरे प्यारे हमवतनों, आने वाले 8 नवंबर को गुरु पर्व है, गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व। हमारे अकीदे के लिए जितना अहम है, उतना ही हमें उससे सीखने को भी मिलता है। गुरु नानक देव जी ने अपनी पूरी जिंदगी में इंसानियत के लिए रोशनी फैलाई। गुज़िश्ता कई वर्षों में मुल्क ने गुरुओं की रोशनी को आवाम तक ले जाने की बहुत कोशिशें की हैं। हमें गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को मुल्क और बैरून मुल्क बड़े पैमाने पर मनाने का शर्फ हासिल हुआ था। कई दहाइयों के इंतजार के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर की तामीर होना भी उतना ही खुशगवार है। चंद दिन पहले मुझे हेमकुंड साहिब के लिए रूपवे का संग बुनियाद रखने का भी शर्फ हासिल हुआ है। हमें अपने गुरुओं के ख्यालात से मुसलसल सीखना है, उनके लिए वक्फ रहना है। यही दिन कार्तिक पूर्णिमा का भी है। इस दिन हम तीर्थों में, नदियों में स्नान करते हैं, सेवा और दान करते हैं। मैं आप सबको इन त्योहारों की दिली मुबारकबाद देता हूं। आने वाले दिनों में बहुत सी रियासतें भी अपना यौम रियासत मनाएंगी। आंध्र प्रदेश अपना यौम तासीस मनाएगा, केरला पिरावी मनाया जाएगा, कर्नाटक राज्योत्सव मनाया जाएगा। इसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा भी अपनी रियासत का दिन मनाएंगे। मैं इन तमाम रियासतों के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारी तमाम रियासतों में एक दूसरे से सीखने, ताउन करने और मिलकर काम करने का जज्बा जितना मजबूत होगा, मुल्क उतना ही आगे बढ़ेगा। मुझे यकीन है कि हम इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सब अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें। मन की बात की अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, शुक्रिया।